हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। हमने अपना दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था पिछले सेशन में, जिसमें हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था व्हाट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इट्स लिमिटेशंस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू डिफरेंट एंटिटीज़, व्हाट इज़ IFRS. Basically, IFRS is different by known by different name, that is Ind AS. IFRS पूरे वर्ल्ड के लिए है और उसी का फॉर्म जो हम इंडिया में बोलते हैं उसको Ind AS बोलते हैं। तो हमारा थियोरेटिकल पार्ट जो था 2 चैप्टर शुरू के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो ये स्टार्ट है ये प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। तो हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इन दिस chapter we will discuss the details of each steps involved in the accounting process. हम हर स्टेप को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अकाउंटिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्या पहले हमें उसको जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या हमें इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जनरल एंट्री बनानी है। फिर उसके बाद उसको डिफरेंट लेजर्स में पोस्ट करना है। तो ये हमारा स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन्स का कि वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है या नहीं, एंड प्रिपेयरिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट विच आर इन टर्न रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बेसिक बुक्स। प्रिपेयरिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जो उसकी बेस डॉक्यूमेंट जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि हमारा क्या होना चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट। कोई भी एंट्री हम कर रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है। हमने कोई परचेज माल ख़रीदा है तो उसका बिल होना चाहिए, कोई पेमेंट की है तो उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसी के बेस पे हम बुक्स में एंट्री करते हैं। विच आर इन टर्न रिकॉर्ड इन द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसकी हम जनरल एंट्री करते हैं कॉल्ड जनरल के लेजर में। हम जनरल की बुक्स में उसमें हम क्या करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं जनरल एंट्रीज़ की, एंड देन पोस्टेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट्स इन द प्रिंसिपल बुक कॉल्ड लेजर। फिर जो हम जनरल में पहले एंट्रीज करते हैं फिर वो लेजर्स में उनके इंडिविजुअल लेजर्स में पोस्ट होती है। ठीक है, अब ये चीज़ करने से पहले हमें उसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए कि हम ये कैसे करेंगे, उसके रूल्स क्या हैं। उसको पहले जनरल एंट्रीज बनाने के, फिर उसको डेबिट क्रेडिट करने के, फिर उसको लेजर में पोस्ट करने के। ठीक है, उससे पहले हमें, क्योंकि हमारी जनरल एंट्री में क्या होगा, मेन रोल किसका है, डेबिट एंड क्रेडिट। 2 एंट्री के हमने डुअल एस्पेक्ट पढ़ा था कि हर एंट्री का क्या है, 2 डुअल एस्पेक्ट है, एक होता है उसका डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो जनरल एंट्री करने से पहले हमें एक तो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल पढ़ना है और दूसरा हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स पढ़ने हैं कि हमारे जो गोल्डन रूल क्या है अकाउंट्स के। हम कोई भी जनरल एंट्री जब करेंगे तो उसका गोल्डन रूल, उसके पीछे बेस क्या है। जब तक हम उस गोल्डन रूल को नहीं समझेंगे तब तक हम जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे उसको। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। किसमें, एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी, एक होता है कैपिटल और एक एक्सपेंसेस लॉसेस एंड रेवेन्यू एंड गेसेस। ठीक है, एसेट एंड लाइबिलिटी क्या होता है हमारा, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हमारी जो ये वाली साइड होती है वो होती है एसेट, और ये जो साइड होती है हमारी ये होती है लाइबिलिटीज़। यहाँ हमारे फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं ऊपर और उससे नीचे हमारे करंट एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ हमारी कैपिटल आती है, जो ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में। ठीक है, और यहाँ हमारी लाइबिलिटीज़ आती हैं। ये क्या है, ये कंपनी की एसेट्स प्रॉपर्टी हैं,
चाहे फिक्स्ड एसेट्स हो चाहे करंट। फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जो परमानेंट होती हैं हमारी बिजनेस में। करंट एसेट्स जो होती हैं जो विद इन 1 ईयर क्या हो जाती हैं, सेट ऑफ हो जाती हैं। ऐसी कैपिटल क्या है, जो कंपनी में जो ओनर है उसने पूंजी लगाई है, मतलब कैपिटल पैसा लगाया है बिजनेस में। लाइबिलिटीज़ मतलब जो देनदारी हैं, इसमें भी क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो जो 1 साल से ज़्यादा के लिए, के 1 साल से ज़्यादा तक हमारे पास रहती है, 1 साल के बाद उसे पे करना होता है। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमें विद इन द 1 ईयर पे करने होते हैं। ठीक है, तो हमने 2 पढ़े, एसेट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, थर्ड पढ़ा कैपिटल, कैपिटल भी हमने पढ़ लिया। फिर आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेवेन्यू एंड गेंस। ये क्या होता है, जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, यहाँ हमारी सेल्स रिकॉर्ड होती है, हमने जो पूरे साल में सेल की है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा साल के एंड में क्लोज स्टॉक बचा। यहाँ होता है हमारा टू ओपनिंग स्टॉक, जो हमने साल के शुरुआत में स्टॉक हमारा जो बैलेंस था कम, जैसे 1 मार्च 2020 है, 1 अप्रैल 2020 है, तो 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस था वो हमारा पिछले साल का था 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च को हमारे फाइनेंशियल्स क्लोज हो जाते हैं। तो फिर जब जब हम 20-21 के 19-20 का क्लोजिंग माना, 20-21 का ओपनिंग, तो 20-21 का जब ओपनिंग आएगा तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा, क्योंकि हम फाइनेंशियल्स किसके लिए बना रहे हैं, 31/3/21 के लिए। 19-20 का जो क्लोजिंग है, ये जो बैलेंस है ओपनिंग स्टॉक, ये किसका है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1920। 31 मार्च 20 का जो क्लोजिंग है वो 1 अप्रैल 2020 को 20-21 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। फिर यहाँ पे क्या है, ये क्लोजिंग किसका है, ये 20-21 का। जब 31 मार्च 2021 का जो लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो ये होगा। फिर क्या आता है, हम ओपनिंग स्टॉक के बाद पूरे साल में जो हमने परचेज़ किए हैं। फिर आता है हमारा जो हमने जितने भी खर्चे किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर यहाँ आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर। ये हमारा, हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, इस साइड को, फिर यहाँ से इन तीनों को माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आती है वो ग्रॉस प्रॉफिट आती है। ठीक है, फिर इस ट्रेडिंग के बाद हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और कोई अदर इनकम हुई होती है, बिजनेस से अलग कोई इनकम होती है जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड, तो वो यहाँ आती है। फिर जितने भी कंपनी ने खर्चे किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, ये सारे यहाँ पे ऐड होकर फिर इस साइड में से इसको सबको माइनस करके खर्चा जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आता है वो आता है टू नेट प्रॉफिट। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। जैसे ऊपर किया था सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ये सब कुछ, बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आया था। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे नीचे, और बाय अदर इनकम जो होगी हमारी, ये अदर इनकम से। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या, जब हमें अपना नेट प्रॉफिट निकालना है कि पूरे साल में हमारा नेट प्रॉफिट क्या रहा, तो फिर ये टोटल इनकम आ जाएगी हमारी यहाँ पे, टोटल इनकम। फिर यहाँ से हम जितने भी खर्चे हमने पूरे साल में किए हैं, रिवेन्यू एक्सपेंसेस नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंसेस किए हैं उसको माइनस करने के बाद क्या होगा, वो नेट प्रॉफिट
सीधे यहाँ बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो ये पढ़ा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये पी एंड एल के कहाँ होते हैं? डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में होते हैं। और रेवेन्यू एंड गेंस कहाँ होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये जो था ग्रॉस प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू है, अदर इनकम हमारी रेवेन्यू है, तो ये कहाँ होते हैं? पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, लेकिन ये भी पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कैसे आते हैं? पहले ये अपने इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट होता है, कोई भी खर्चा, जैसे हमने रेंट का अकाउंट बनाया, ठीक है, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, सबके अलग अलग लेजर्स बनाए, तब जाके वो पी एंड एल में जाके पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो एसेट एंड लायबिलिटी हमने पढ़ लिया, बैलेंस शीट में होते हैं ये तीनों पार्ट, ये तीनों बैलेंस शीट आइटम्स हैं। ये बैलेंस शीट आइटम्स हैं तीनों, और ये दोनों पी एंड एल आइटम है। ये वाला पी एंड एल आइटम है एंड ये पी एंड एल आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस, अब हमें क्या करना है? अब जो बनाने हैं वो हमें लेजर्स बनाने हैं। लेजर्स कब बनेंगे? पहले जनरल एंट्रीज। ठीक है, लेकिन जनरल एंट्रीज में इफ़ेक्ट कैसे होता है, आगे आइए हम आगे समझते हैं इसको। अब देखिए, दो फंडामेंटल रूल्स आर फॉलोड टू रिकॉर्ड द चेंज इन दीज अकाउंट्स। ये जो 5 हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो पीछे पढ़ी, कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, लॉसेस, रिवेन्यू एंड गेंस, इनमें चेंज के लिए हमारे 2 फंडामेंटल रूल्स हैं। सबसे पहला, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। इंक्रीज, एसेट इंक्रीज हुई तो वो क्या होगी? डेबिटेड होगी। और एसेट कम हुई तो वो क्रेडिटेड होगी। देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, मैं आपको ये एज ए एग्जांपल समझा रहा हूँ। अभी जब तक हम जनरल एंट्रीज नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चल पाएगा। अभी मैं आपको केवल एक लेजर में शो करके दिखाता हूँ कि कैसे एसेट बढ़ती है हमारी। अब मान लो कि ये मेरा मशीनरी का अकाउंट है, हमारी एसेट होती है मशीनरी। हमेशा जो एसेट होता है उसका बैलेंस क्या होता है? टू डेबिट बैलेंस होता है उसका, टू बैलेंस BD। मान लो 1 लाख है। ठीक है, अब मेरे पास पहले से ये मशीनरी है, पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुई है ये, क्योंकि बैलेंस BD ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन, पिछले साल से बैलेंस क्या हुआ है? नीचे ब्रॉड डाउन हुआ है। अब मैंने क्या किया, इस करंट ईयर में मैंने एक मशीनरी और ख़रीद ली, तो उसकी एंट्री क्या होगी? हम जनरल एंट्री पे आएंगे तब समझेंगे, लेकिन अभी केवल एग्जांपल के लिए मशीनरी, उसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश पे किया, मशीनरी आई, कैश गया, मशीनरी आई, तो मशीनरी अकाउंट में हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, तो टू कैश कहाँ जाएगा? यहाँ पे हम टू कैश को मशीनरी के अकाउंट में पोस्ट करेंगे। ये मशीनरी का अकाउंट है, इसमें हम टू कैश में पोस्ट करेंगे इसको। मान लो हमने 50,000 की मशीनरी और ख़रीदी, तो हमारा बैलेंस कितना आ गया? बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस CD। ठीक है, ये होता है ब्रॉड डाउन, ये होता है कैरिड डाउन। यहीं से हमने कैरी करके लाए हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो बैलेंस होता है हमारा, ये 1/4/2000 जैसे 20, और ये वाला जो बैलेंस होता है ये होता है हमारा 31/3/2021। ये साल के एंड का बैलेंस और ये साल की स्टार्टिंग का बैलेंस। तो अब मेरी ऐसे टोटल ईयर में क्या, मैंने कोई मशीनरी बेची नहीं है, मेरे पास जो का तू रखी हुई है। ठीक है, वैसे तो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, लेकिन अभी हम डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो साल के एंड में मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी है मशीनरी की? 1,50,000।
ठीक है। तो 1,50,000 की मशीनरी, मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, ठीक है। तो कैश क्या हुआ यहाँ पे, डेबिट हुआ, क्योंकि हमने 50,000 की वैल्यू की मशीनरी खरीदी है, तो कैश यहाँ पर डेबिट हुआ क्योंकि नई मशीनरी आई है 50,000 की। तो हमारा मशीनरी का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो एसेट में इंक्रीज़ हुआ क्योंकि हमने कैश को और मशीनरी खरीदी, इस वजह से एसेट में इंक्रीज़ हुआ तो डेबिटेड हो जाएगा। फिर ये जो बैलेंस है ये कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट में, मशीनरी यहाँ पे कितने से शो होगी साल के एंड में, 1,50,000 से। अब सिमिलरली अगर मैंने मशीनरी यहाँ पे क्या करा होता, यहाँ तो मैंने खरीदी थी, ये कैश में खरीदी। अब मैंने बाइक, अब अगर मैंने बेचता हूँ मशीनरी तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मान लो मैंने 20,000 की मशीनरी इसमें से क्या करी, बेच दी 20,000 की, ठीक है। कैश आया, मशीनरी गई, ठीक है। तो मशीनरी के अकाउंट में हम कैश की एंट्री करेंगे, बाय कैश 20,000 से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बेच दी 20,000 की मशीनरी। तो अब मेरा 1,50,000 बैलेंस था, 20,000 मैंने बेच दी है, तो बाकी कितना बचा अब यहाँ पे साल के एंड में, 1,30,000। तो कहने का मतलब क्या है, जब एसेट कम होती है, क्या हुआ, जब ये क्या हुआ, एसेट को मैंने कम किया है, डिक्रीज, ये क्या हुआ, डिक्रीज इन एसेट। तो ये मशीनरी के किस साइड पहुंच गई, क्रेडिट। हमने क्या पढ़ा था, एसेट में डिक्रीज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो मशीनरी जब मैंने बेच दी 20,000 की, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गई है, कम हो गई, तो मशीनरी क्या हो गई, एसेट डेप्टेड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मशीनरी फिर 1,50,000 की जगह कितने से शो होगी, 1,30,000 से। सिमिलरली फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल रेवेन्यूज़, ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा जब हम आगे जनरल एंट्रीज़ और लेजर्स में पोस्ट करेंगे। अभी ये थोड़ा सा आपको केवल थोड़ा सा दिमाग से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम जनरल एंट्रीज नहीं करेंगे तब तक हमें लेजर्स समझ में नहीं आ पाएंगे। उसके गोल्डन रूल को हमें पहचानना पड़ेगा। पहले तो एंट्री नहीं समझ में आएगी कि ये मशीनरी टू कैश एंट्री करी कैसे है। तो मशीनरी टू कैश एंट्री समझने के लिए हमें पहले गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। ये केवल जस्ट मैंने आपको इस जो करंट टॉपिक चल रहा है इसको समझाने के लिए मैंने ये पार्ट आपको बताया है। फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिटेड, ठीक है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड। अब लाइबिलिटीज क्या है, जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस जो होता है वो बाय बैलेंस बीडी होता है। मान लो मेरे पास 40,000 के क्रेडिटर्स हैं साल के एंड स्टार्टिंग में, 1/4/20 में, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड, मैंने क्रेडिटर से और पैसा ले लिया या क्रेडिटर को और माल बेच दिया। क्रेडिटर माल बेचने की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स नहीं, क्रेडिटर से और माल खरीद लिया, ठीक है। तो खरीदने की एंट्री क्या होती है, क्योंकि क्रेडिटर्स को तो हमें पैसा देना है ना, तो पैसा किसको देंगे, जिससे माल खरीदा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये माल हमने उधार खरीदा है, तो परचेज, इस परचेज का इफेक्ट किस में आएगा, क्रेडिटर्स के लेजर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय परचेज, मान लो 10,000 से मैंने और ख़रीदा माल, तो टू बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा साल के एंड में 50,000। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड, ये लाइबिलिटी हमारी, इसमें ये क्या हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्रेडिटेड किया है 10,000 से, 10,000 की वैल्यू हमने इसमें ऐड करी है क्योंकि हमने क्रेडिटर से 10,000 का माल और ख़रीदा उधार में, जिसकी वजह से हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू और बढ़ गई।
डिक्रीज इन लाइबिलिटीज इज डेप्टेड। अब मान लो मैंने क्रेडिटर्स को कुछ पैसा दे दिया, ठीक है, तो यहाँ टू कैश हो जाएगा। पैसा देने की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स टू कैश। मान लो मैंने उसको 20,000 रुपये दे दिए, क्रेडिटर्स का कैश हमारे हाथों से गया, बिजनेस के हाथों से कैश गया, तो यहाँ पे 20,000 आ गए। तो 40 50 50 में से 20 गए, तो यहाँ कितना बचा, 30,000। देखो पहले हम क्रेडिट कर रहे थे तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे थे, 50,000 हो रहे थे। अब क्या हुआ, हमने क्रेडिटर्स को क्या किया, कम हो गए। डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेप्टेड। लाइबिलिटीज़ क्या थी, क्रेडिटर्स जो थी वो लाइबिलिटी जो थी हमारी 30,000 हो गई, कम हो गई, क्योंकि हमने उसको डेप्टेड कर दिया है, क्रेडिटर्स को डेप्टेड कर दिया है कैश से। हमने 20,000 क्रेडिटर को पे कर दिया, जिससे हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो गई। ऐसे ही इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। कैपिटल कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। जितने भी हमारे क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटीज़ की जो लाइबिलिटी साइड होती है, उसका हमारे बैलेंस हमेशा क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंसेस। मान लो ये थी हमारी 80,000, ठीक है, हमने और इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करी बाय कैश, क्योंकि कैश बिजनेस में और कैपिटल बढ़ाने की एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो हमने कैपिटल के लेजर को इफेक्ट करना है किससे, बाय कैश से। हमने यहाँ 40,000 और बढ़ा दिए, ठीक है, तो हमारी कितनी हो गई, 1,20,000। तो टू बैलेंस सीडी कितना आ गया, 1,20,000। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। जब कैपिटल में इंक्रीज होता है, क्योंकि इंक्रीज हुआ ना, पहले 80,000 थी, अब 1,20,000 हो गई है। तो इंक्रीज कैसे हुआ इंक्रीज, क्योंकि हमने कैपिटल को क्रेडिट किया कैश से, कैश से हमने बढ़ाया और 40,000 से, जिससे कैपिटल इंक्रीज हो गई। अब इसका उल्टा करते हैं, हमने बिजनेस में से पैसा निकाला, तो पैसा किस में से निकालते हैं, कैपिटल में से। तो ओनर ने ड्राइंग्स कर ली, मान लो 10,000 की, 10,000 का पैसा निकाल लिया, तो अब हमारा क्या होगा, 1,20,000 माइनस 10,000 इजिकल्स टू, इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 1,10,000। क्योंकि 10,000 निकाल लिया ना, तो कैपिटल क्या हो गई, पहले बढ़ रही थी अब कम हो गई। तो हमने क्या पढ़ा, डिक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल 1,20,000 थी, अब 1,10,000। डिक्रीज इन कैपिटल क्यों, क्योंकि डेप्टेड हुआ है, ड्राइंग्स ने कैपिटल को डेप्टेड कर दिया है, जिसकी वजह से कैपिटल कम हो गई। ये हमारी डेबिट साइड होती है। सिमिलरली अब आता है इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन एंड क्रेडिटेड, ठीक है। इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन इज क्रेडिटेड, मतलब मान लो मैंने कोई मशीनरी बेची, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मान लो मेरी मशीनरी की वैल्यू थी 30,000 और मैंने उसको कैश में बेच दी, कितने की, सॉरी, मैंने मशीनरी बेची, मशीनरी बेचने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया ना, मशीनरी जा रही है, तो टू मशीनरी, टू प्रॉफिट ऑन मशीनरी, ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मैं मान लो मैंने 50,000 की बेची मशीनरी, ठीक है, और वो उसकी वैल्यू क्या थी बुक्स में, केवल 30,000। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, 20,000 का। तो देखिए अब जब हम इसका अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अकाउंट, सेल ऑफ मशीनरी कितने से हुआ, बाय कैश 20,000। 20,000 से हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ, क्रेडिटेड। तो हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो साल के बैंड में क्या आएगा, टू बैलेंस। अभी ये जो प्रॉफिट एंड वो हमारा किस में चला जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो क्या एंट्री है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू पी एंड अकाउंट। अब ये
ये जो प्रॉफिट है ये P&L अकाउंट में जाएगा, तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000। देखा हमारे जो खर्चे हैं वो जो इनकम गेन है वो क्रेडिट हो रहा है उसके इंडिविजुअल लेजर में भी, और जब हम P&L में उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में जितने भी खर्चा या गेन है वो किस में जाएगा, P&L अकाउंट में। पहले इंडिविजुअल अकाउंट में होंगे उसकी एंट्रीज, पहले जनरल एंट्री, फिर उसके बाद उसके इंडिविजुअल अकाउंट में जो लेजर है उसमें एंट्री, देन उसके बाद P&L एंड इफेक्ट बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट लेंगे। सेम ऐसी केस क्या होगा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो टू कैश आ जाता, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता, लॉ जो गेन है वो डेबिट हो जाता, तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स, ठीक है। तो ये हमारा रूल है। अब हम इसे चार्ट से समझते हैं थोड़ा सा। एसेट में अगर इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट साइड आएगा, ठीक है। एसेट में डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट साइड, लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ हुआ तो डेबिट साइड, लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हुआ क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये चार्ट फॉर्म में हमें दिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, इसी कोई चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड सेशन में, और फिर हम जो हमारे एंट्रीज से जो हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उससे हमारी एसेट और लाइबिलिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसका हम ट्रायल करेंगे, एक बार कुछ प्रैक्टिकल करेंगे उसके ऊपर। फिर उसके बाद हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज़ कीजिए एंड गुड बाय एंड टेक केयर।